तो नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्लास 10 के अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर को पूरे एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक, क्योंकि आपके एग्जाम भी एकदम नज़दीक आ चुके हैं, आप एकदम परीक्षा तैयारी एकदम लगे हुए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आपको ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। आप एक ही वीडियो में अम्ल, क्षार, लवण इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में आप एकदम समझ लें। ठीक, तो मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री वर्स, जहाँ पे हम लोग बातें करते हैं केमिस्ट्री की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो हम सबसे पहले इन तीनों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या होता है। तो उसके बाद हम आगे उनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना अम्ल क्या होता है। तुम्हारा है अम्ल। अम्ल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसिड। ठीक, अम्ल क्या होता है? एसिड होता है। अगर हम बात करें इसके स्वाद की, तो इसका जो स्वाद होता है, स्वाद में होता है खट्टा। अगर हम किसी भी अम्ल को क्या करेंगे, चखेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि अम्ल क्या है? हमारे खट्टे होते हैं। ठीक, ये हमारी पहली क्वालिटी हो गई। दूसरी बात अगर हम बात करें, तो अम्ल हमारा क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या किस में चेंज कर देगा? नीले लिटमस को किस में चेंज कर देता है? लाल लिटमस में। अगर नीले को लाल में कर देता है तो लाल को किस में कर देगा? कुछ नहीं करेगा, लाल को लाल वाले में ही रहेगा। बात समझ में आई? ये नीले को लाल में करता है, लाल वाले से कोई दिक्कत नहीं, लाल वाला लाल में ही रहेगा। ठीक, अब इसके बाद तीसरा अगर हम क्वालिटीज़ की देखें, तो अम्ल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये अगर हम इसको पानी में डालेंगे, जल में, तो ये क्या करते हैं? H+ रिलीज करते हैं, यानी कि जलीय विलयन में क्या करेंगे? विलयन में H+ प्रदान करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? अम्ल की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक, ये हमारी क्वालिटी हो गई। स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, उसका रंग लाल हो जाता है। साथ में अगर हम बात करें, जलीय विलयन में H+ प्रदान करते हैं। H+ को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक, तो H+ प्रदान करते हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो हमारे पास होता है कुछ एल्कोहल्स हो गए हमारे पास, जैसे कि हो गया हमारा मिथनॉल हो गया। जितने अल्कोहल होते हैं सब एसिडिक में आते हैं, ऐसे एसिड वाले होते हैं। हमारे पास हो गया एसिटिक एसिड हो गया, हमारे पास हो गया लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड। या अगर सिंपल बात करें, HCl हो गया हमारे पास, H2SO4 हो गया हमारे पास, HNO3 हो गए, बहुत सारे अम्ल हमारे पास, एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या है? बेसिक हमारे अम्ल हो गए। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि हमारे पास बेस क्या होता है। बेस किसे हम लोग कहते हैं? क्षार क्या होता है। तो हम इसको करते हैं डिलीट। हम लोग समझ लेते हैं कि क्षार क्या होता है। ठीक, क्षार यानी कि बेस को हम लोग कहते हैं क्षार। अगर हम इनके स्वाद की बात करें, तो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। इनको स्वाद थोड़ा क्या होता है? कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा लगेगा, एकदम दवाई की तरह लगता है, एकदम कड़वा। दूसरी बात अगर हम करें, तो ये लाल लिटमस को किस में चेंज कर देंगे? लाल लिटमस को अगर हम लेंगे, इसमें डाल देंगे लिटमस, तो चेंज हो जाएगी किस कलर में? नीले कलर में। ठीक, और जो अम्ल होता है वो उसका जस्ट अपोजिट होता है, नीले को लाल में करता है और क्या करेगा? लाल को नीले वाले में कर देगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, तो इसका जलीय विलयन में क्या प्रभाव होता है? तो जलीय विलयन में क्या करते हैं? OH- आयन प्रदान करते हैं। जलीय विलयन में OH आयन क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो हमारा क्या हो गया? बेसिक क्या हो गया? हमारे क्षार हो गए। क्या होता है? स्वाद में कड़वा होगा, लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देगा। जलीय विलयन में OH- क्या करते हैं? आयन प्रदान करते हैं। तो हमारे क्या हो गए? क्षार हो गए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसका, तो एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो हमारे पास हो गया KOH। ठीक, इसको हम लोग कास्टिक पोटास कहते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप कह सकते हैं। उसके बाद हो गया हमारे पास NaOH, ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें NH4OH, एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे पास हैं, एक्सेट्रा। ये हमारे क्या हो गए? क्षार हो गए। अब हम आइए इनके कुछ रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार दोनों के रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या हैं और रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो आइए पहले अम्ल की बात करते हैं। तो अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, कोई भी अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगा? ये बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? मुक्त होगा। साथ में लवण भी बनेगा, हमको हमें क्या मिला है? लवण।
ठीक, यानी कि अगर अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो लवण, लवण के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक, ये मुक्त होगी हाइड्रोजन गैस। उसके बाद दूसरे क्रिया में देखते हैं कि धातु कार्बोनेट, यानी कि कोई धातु होता है उसके साथ CO3 लगा होता है। कुछ भी हमने यहाँ पे अब लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक प्रकार क्या है, धातु कार्बोनेट। ये जब किसी भी अम्ल के साथ अब क्रिया करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, पहली चीज़ यहाँ पे बनेगा लवण, ये भी एक प्रकार का साल्ट है, जो कि यहाँ पे कौन सा बनेगा, CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, सॉरी H2O जल, जल बनेगा हमारा, ये हमारे होगा धातु कार्बोनेट से। इसके बाद हमारा है धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड के रूप में हमें लिया है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हमें लिया है, तो यहाँ पे हम लिया HCl और कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों की अपक्रिया करा दी, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सबसे पहले CaCl2। अगर हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमारा बनेगा लवण, जो कि एक प्रकार क्या है, लवण है। लवण के साथ हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे जल भी प्राप्त होगा। तो ये हो गई हमारी अम्ल की अपक्रिया। और भी अपक्रिया होती हैं, बट ये अपक्रिया जो होती है मेन है, तो इतना ही आप देखें। इसके बाद क्या है हमारे पास, क्षार की अपक्रिया हम देखते हैं। अगर क्षार धातु के साथ अपक्रिया करता है, यहाँ पे हमने कौन सी धातु लिया है, हमने यहाँ पे एक जिंक लिया है, तो जिंक अगर NaO के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे एक लवण प्राप्त हो रहा है। साथ साथ जो मेन चीज़ है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन कुछ कुछ अपक्रियाओं कुछ धातु के साथ होगा, सभी धातु के साथ नहीं होता है। ठीक, अगर हम बात करें धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, तो जो क्षार होता है ये धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया नहीं करता, तो हमने पे क्या लगा दिया है, कट का निशान लगा दिया, यानी कि जो क्षारें होती हैं ये धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया नहीं करेंगी। अब हम आते हैं तीसरे पे, देखते हैं कि अधातु कार्बोक्साइड के साथ। यहाँ पे हमने लिया था धातु ऑक्साइड, यहाँ पे हमने क्या लिया है, अधातु, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक अधातु ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन एक अधातु है। तो NaOH जिसके साथ अपक्रिया करेगा तो हमारे पास पहला जो बनेगा एक प्रकार का साल्ट है, कार्बोनेट, ये हमारा साल्ट बनेगा, साथ में हमारे पास जल भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो हमारी हो गई अपक्रिया। साथ में इन दोनों की एक मिक्स अपक्रिया है, जिसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया, या एसिड बेस रिएक्शन हम लोग कहते हैं, उससे भी आइए हम लोग देख लेते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर एक क्षार और एक अम्ल दोनों की आपस में अपक्रिया कराएंगे तो हमारे पास लवण और उसके साथ साथ जल भी प्राप्त होता है। तो यही हमारी अपक्रिया जो कहलाती है, ये अपक्रिया कहलाती है हमारी उदासीनीकरण अपक्रिया। इसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो आइए मुझसे भी देख लेते हैं, हमारे पास है कौन सी अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो हम लेते हैं कोई अपने पास एक क्षार, यानी कि हमारे पास हो गया NaOH, ये हमारा हो गया क्षार। फिर उसके बाद लेते हैं अगर हम HCl ले लेते हैं, HCl, ठीक, हमने क्या क्या ले लिया, NaOH, ये हमारा हो गया क्षार, ये हमारा एक क्षार है, और हमारे HCl ये हमारा क्या है, एक अम्ल है। तो जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्या करते हैं, अपक्रिया करते हैं, तो हमारे पास पहला जो पदार्थ प्राप्त होता है वो होता है NaCl, साथ में इसके हमें पानी भी प्राप्त होता है। तो NaCl क्या है, हमारे पास लवण है, और मान लीजिए क्या है, हमारे पास जल है। ठीक, तो ये अपक्रिया जो कहलाती है ये होती है उदासीनीकरण। हम और अपक्रिया देख लेते हैं, कोई हम क्षार ले लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए क्या है, हमारे पास KOH, ठीक, इसकी अपक्रिया हमने करा दी किसके साथ, H2SO4, जो कि हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या बन रहा है हमारे पास। तो हमारे पास पहले H2 बाहर निकल जाएगा, इसको आप बना लीजिए H2O, ठीक, साथ में हमारे पास K और SO4, ये दोनों आपस में बनाएंगे तो क्या बनेगा, K2SO4, इसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम सल्फेट, जो कि एक प्रकार क्या है, लवण है। ठीक, तो ये अपक्रिया जो हमारी हो गई इसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। इसमें अम्ल क्षार दोनों आपस में क्रिया करके अपने जो क्वालिटी है उसको उदासीन कर लेते हैं और लवण बनाते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है, जो हमारे पास क्षार है इससे भी हम नॉर्मली, यहाँ पे देखिए प्रबल क्षार है NaOH, इसे भी नॉर्मली हम टेस्ट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो हमारे बहुत नुकसान हो सकता है। साथ में HCl भी आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रबल HCl है, ये भी हमारे त्वचा के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, नमक बनता है, जो कि साधारण नमक हमारे घर में यूज होता है, इसको हम आसानी से खा सकते हैं किसी तरीके से, और हमारे पास जल बनता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की एक खास बात है, जादू एकदम है केमिस्ट्री में, यहाँ पे दो खतरनाक चीज़ें मिल क्या बना, एकदम नॉर्मल चीज़ें बना ले रही हैं। तो यही केमिस्ट्री इसी को मज़ेदार बनाती है। आइए हम देखते हैं कि ये जो अम्ल और क्षार हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से एकदम स्पेसिफिक तरीके से पाए जाते हैं। ये आपके लिए बहुविकल्पी में पेपर में लिए बहुत बार पूछते हैं कि पदार्थ जिनमें पाए जाने वाले कुछ अम्ल, ठीक, जैसे हमारे पास नींबू है, नींबू पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, ठीक। अगर हम बात करें टमाटर में, इसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अंगूर और इसमें इमली में, इन दोनों में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं दोनों में, ठीक। और उसके बाद सिरका में पाया जाता है हमारा एस्टिक अम्ल। दूध में हमारे दूध के जितने पदार्थ होंगे, दूध, दही, पनीर, कुछ भी चाहे जो हो, उन सब में हमेशा क्या पाया जाएगा, लैक्टिक एसिड, बात समझ में आई, लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। और साथ में हमारे पास है सेब, सेब में हमारा पाया जाता है मैलिक एसिड, ठीक। तो ये जो कुछ चीज़ें आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुविकल्पी में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आइए हम समझते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास पीएच स्केल क्या होता है।
पीएच वो होता है जो कि अम्ल कितना प्रबल है, कितना कम है, कितना मजबूत है, इन सब पीएच स्केल। ठीक, ये एक स्केल होता है जिसपे हम लोग अम्ल और क्षार इनकी प्रबलता को नापते हैं। इसमें क्या होता है 0 से लेकर 14 तक एक स्केल बनी होती है जिसमें हम लोग अम्ल और क्षार की प्रबलता के हिसाब से रखते हैं। आइए हम समझते हैं कैसा है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 से लेकर हम यहाँ पे एक स्केल बना देते हैं 14 तक, और यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट है ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 पे आएगा। तो 0 से कहाँ तक आएगा हमारे पास 14 तक। तो हम बनाते हैं, ये हमारा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे क्या हो गया 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक मिडिल पॉइंट हो गया। तो अगर किसी भी अम्ल का पीएच वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर अगर 7 तक आ रहा है, ठीक, 0 से 7 तक आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारा है अम्ल। ठीक, अम्ल का जो पीएच मान इसके बीच में आता है 0 से 7 के बीच में। इसके बाद बात करें अगर हम क्षार की, तो क्षार का आता है हमारे पास 7 से लेकर 14 के बीच। तो यहाँ पे पास क्या हो जाएगा हमारे पास क्षार, हमारे पास क्या हो गया अम्ल हो गया, ये हमारे पास हो गया क्षार। और जो हमारे पास 7 है 7, ये हमारे पास आता है शुद्ध जल के लिए। क्या है हमारे पास शुद्ध जल के लिए हमारा क्या कितना आएगा 7 आएगा। बात समझ में आई। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा प्रबल है कौन सा अधिक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक, जैसे जैसे जो पीएच है इस साइड जाएगा, यानी 7 जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे जो अम्ल की प्रबलता ये बढ़ती जाएगी। अम्ल की प्रबलता, ठीक, ये क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी जी। जैसे जैसे हम 7 से कहाँ जाएंगे 1 की तरफ या 0 की तरफ, वैसे वैसे क्या होगा अम्ल की प्रबलता बढ़ती चली जाएगी। वहीं अगर इसके उल्टा बात करें तो इस साइड जाएंगे, जैसे जैसे हम 7 से लेकर 14 की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमारी क्षार की क्या होगी प्रबलता बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हम क्या हो जाएगा क्षार की प्रबलता क्या हो जाएगी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, अम्ल में क्या होता है 7 से हम 1 की तरफ जाते हैं वापस होते हैं, जबकि क्षार में क्या होता है 7 से लेकर हम 14 की तरफ जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम बात करें, अगर हम किसी कोई हमारे पास क्षार है जिसका हो गया कितना 9 हो गया, और हम कोई और लेते हैं जिसका 12 हो गया, एक का पीएच मान है 9, एक का पीएच मान है 12, तो हम कहेंगे कि जो 12 वाला हमारे पास है क्षार उसकी प्रबलता ज़्यादा है, वो अधिक ज़्यादा क्षार होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 वाला कम होगा, 12 वाला ज़्यादा होगा। उसी तरफ अगर हम 6 वाले अम्ल की लेंगे तो इसका अम्ल 6 में कम होगा, जबकि अगर 1 होगा पीएच तो इसका क्या होगा प्रबल अम्ल कहेंगे, एकदम मजबूत अम्ल कहेंगे। तो हमारे पास क्या है ये पीएच मान है। उसके पीएच में निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है pH = -log H+। ठीक, यह भी किताब में दिया होगा, पहले तो होता सिलेबस में, लेकिन अब इस पर सवाल वाल क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप इसको जानते रहिए किससे होता है। ये हमारा इससे निकाला जाता है पीएच मान इस वैल्यू से। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया ये हमारा हो गया पीएच। आइए हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है और इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। ठीक, जो कि हमारे बोर्ड में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण हम लोग करते हैं विद्युत अपघटन विधि द्वारा। यानी कि हम किसमें क्या क्या लेते हैं, हम इसमें लेते हैं NaCl, जैसे हमें दिया है NaCl, उसमें डाल देते हैं पानी, साथ में हम प्रोसेस कराते हैं विद्युत अपघटन का, जिसमें हम एक इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक होता है कैथोड एक होता है एनोड, उसमें हम लोग डाल देते हैं। तो एक विधि होती है जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन, जिसके द्वारा क्या बन जाता है हमारे पास NaOH। ठीक, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है NaCl और H2O। NaCl क्या है हमारे पास साधारण नमक, हमारे पास क्या है पानी। अगर हम साधारण नमक को पानी में आपस में मिला देंगे तो कुछ नहीं बनता, बस क्या बनता है साल्ट वाटर बनता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे इसी को विद्युत अपघटन से करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा क्षार भी प्राप्त होगा, साथ हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होंगे। ठीक, तो नॉर्मल विधि से नहीं बनाया जा सकता। ठीक, ये हमारे क्या हो गया इसके प्रिपरेशन विधि हो गई, जिसमें हम NaCl H2O को लेते हैं, दोनों को आपस में विद्युत अपघटन करा देते हैं, जिसके बाद हमें क्या मिल जाता है NaOH और Cl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी हमें प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका धातुओं से हम लोग ग्रीस हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक, दूसरी बात साबुन और कागज़ बनाने में इस चीज़ का क्या होता है उपयोग होता है। अगर आपने देखा होगा साबुनीकरण में, तो हम लोग जो क्षार होता है या जो हमारे पास वसा होती है उसकी क्षार के साथ अपक्रिया करा देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है साबुन बन जाता है। और कागज़ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विरंजक चूर्ण को हम लोग कैसे बनाएंगे और उसका हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं। ठीक, तो विरंजक चूर्ण हम लोग बनाते हैं CaOH होल ट्वाइस प्लस साथ में उसमें हम लोग क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CaOCl2 और साथ में जल बन जाएगा। तो हमारे पास जो है CaOCl2 है, इसी को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसका फार्मूला आप लोग सभी का आप लोग याद होना चाहिए CaOCl2। ठीक, हमारे हो गई प्रिपरेशन की विधि, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपक्रिया करा देते हैं क्लोरीन के साथ, तो हमें क्या बन जाएगा CaOCl2 साथ में जल। ठीक, ये हमारा हो गया बनाने की विधि। साथ में उपयोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा बचपन में अगर आपके पास कहीं
कुआं होगा तो कुएं में दादा एक दवाई डालते थे ताकि हमारा जो पानी साफ़ हो जाए। तो यही होता है विरंजक चूर्ण। तो हम लोग क्या करते हैं, पीने वाले पानी में रोगाणुनाशक के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं रोगाणुनाशक के लिए। साथ में इसका हम लोग सूती वस्त्र में भी या वस्त्र उद्योग में भी काम करते हैं, उपयोग में लाया जाता है। रासायनिक उद्योगों में हम लोग ऑक्सीकरण के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया विरंजक चूर्ण। अब हम आगे देखते हैं अपना बेकिंग सोडा। हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा को हम लोग कैसे बनाते हैं तो और उसका उपयोग क्या क्या होता है। तो बेकिंग सोडा को हम लोग अगर रासायनिक रूप में बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका फार्मूला होता है NaHCO3। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं NaHCO3, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक, ये खाने वाला सोडा भी आप लोग कहते हैं इसको। तो हम इसके निर्माण क्या करते हैं कि इसमें हम NaCl जल में मिला देते हैं और साथ में क्या मिला देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ साथ हम लोग क्या मिलाते हैं यहाँ पे, अमोनिया गैस। ठीक, जब अमोनिया गैस हम लोग इसको सबको मिलाते हैं तो इसमें हमारे पास क्या बनता है, NaHCO3 जो कि हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। साथ में क्या मिलता है, नौसादा भी प्राप्त होता है। तो हमें यही चाहिए था जिससे हमारा क्या मिल गया, हमें बेकिंग सोडा प्राप्त हो गया। आप अगर देखेंगे घर में जो आपके लिए पाउडर आते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद सोडा जो खाने में डाला जाता है, वही होता है हमारा बेकिंग सोडा, ज़्यादा कुछ बाकी कुछ नहीं होता। तो इसके क्या क्या होता है, पहले नंबर तो इसको हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, साथ साथ बेकरी के जो उत्पाद होते हैं जैसे हमारा पावरोटी हो गया, केक हो गया और जो टोस्ट सॉस आ जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे पावरोटी वोटी आती है वगैरह चीज़ें, इन सब में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जिसे हम लोग देखते हैं कि धावन सोडा को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो इसका बहुत सिंपल तरीका होता है कि सोडियम कार्बोनेट को हम लोग पुनः क्रिस्टलीकरण कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखिए हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट, इसका हमने क्या कर दिया, क्रिस्टलीकरण। तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा है धावन सोडा। ठीक, बहुत सिंपल तरीका है, Na2CO3 और .10H2O। अगर कहीं भी H2O होता है इसका मतलब डॉट में होता है, इसका मतलब होता है कि क्रिस्टलीकरण इसका हो गया है। ठीक, तो हमारा सिंपल तरीका। साथ में इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कांच, साबुन और कागज़ के उद्योग में इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और इसको हम लोग बोरेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बोरेस कैसे बनाया जाता है, इसमें हम लोग बोरेस का इस्तेमाल करते हैं। साथ में घरों की साफ़ सफाई में भी हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। धावन सोडा में जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसको भी दूर करने में हम लोग धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा निर्माण और उपयोग धावन सोडा का। ठीक, अब हम देखते हैं कि अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम लोग कहते हैं POP, इसका हम लोग कैसे निर्माण करते हैं और उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा आखिरी जो बचा हुआ है वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं POP, जिसका फार्मूला होता है CSO4.12H2O। ठीक, यहाँ पे क्या है, CSO4.12H2O, ये हमारा हो गया फार्मूला। अब हम देखते हैं इसका निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। इसका निर्माण हम लोग करते हैं जिप्सम की सहायता से। जिप्सम को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गर्म कर देते हैं, वो भी 373 केल्विन पर, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमें क्या होगा, इसमें से पानी के 1.5 अणु क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी 1.5 अणु बाहर निकल गए। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, CSO4 उसके बाद .12H2O जो कि हमारा क्या है, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अगर आपने देखा होगा घरों में आजकल बहुत सी डिज़ाइन बनाई जाती है POP जो पुट मार देते हैं ऊपर से एकदम, तो वो वही होता है POP हमारा। तो हम उसको कहाँ का उपयोग कर सकते हैं, घर में या खिलौने बनाने में हम लोग POP का, खिलौने हो गए, मूर्तियाँ हो गई, बनाने में उसकी डिज़ाइन बनाने में हम लोग क्या करते हैं, POP का इस्तेमाल करते हैं। साथ में किसी का अगर हड्डी उड्डी टूट जाती है कहीं पर तो हम लोग जो प्लास्टर चढ़ाते हैं, प्लास्टर वो भी किससे बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन या 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर को समझ में आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, साथ में अगर आप IUPAC पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक है, आप उसमें जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।